हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। आज हम लोग बेसिक्स करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का। ओके, सो हम लोग 3.5 एक्सरसाइज का बेसिक करने जा रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज है 3.5 ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक थ्योरम, दैट इज़ थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड अ सीकेंट। तो टेंजेंट क्या होता है बच्चों? एक टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है, जहाँ पर ए बी यहाँ टेंजेंट है और वो पॉइंट सी पर सर्कल को टच करके गुजर रहा है। सीकेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, वो भी एक लाइन है बराबर। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करता है। तो यहाँ पर सी डी जो है वो एक सीकेंट है, सी डी जो है वो एक सीकेंट है। और बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल कौन है? इन दोनों के बीच में एंगल ये है जिसका नाम क्या है? डी सी बी। क्या नाम है इसका? एंगल डी सी बी। तो ये थ्योरम ये कहता है कि भाई जो एंगल बनेगा टेंजेंट और सीकेंट के बीच में, जो एंगल यहाँ पर डी सी बी है, ये हाफ होगा मेजर ऑफ आर्क बराबर। कौन सा आर्क? बराबर जिस आर्क में ये इंस्क्राइब्ड है, ये देखो, यानी क्या आर्क का नाम है? डी ई सी। क्या आर्क का नाम है? डी ई सी। आर्क डी ई सी का ये वाला एंगल क्या होगा? आधा होगा। यही कहता है थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द सीकेंट। समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब आप ये कहोगे सर ये भी तो एंगल है जो सीकेंट और टेंजेंट के बीच में है, जिसका नाम क्या है? डी सी ए। तो बिल्कुल ये भी एक एंगल है। तो हम कहेंगे कि एंगल डी सी ए जो है, डी सी ए, ये हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर आर्क। हाफ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा बच्चों? कौन सा आर्क? तो इसके सामने कौन सा आर्क है? तो इसके सामने देखो ये वाला आर्क है जिसका नाम है डी सी। तो डी सी ये भी है, तो थोड़ा एक पॉइंट और ले लेते हैं जिसका नाम है डी एक्स सी। क्या नाम है? डी एक्स सी। तो ये डी एक्स सी। तो आया कुछ समझ में बच्चों? टेंजेंट सीकेंट थ्योरम बराबर, उनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट थ्योरम। ऑलराइट, सो इज इट क्लियर फॉर यू? इन द सिमिलर वे, अगर ये एक टेंजेंट है ए बी और ये हमारा सी डी सीकेंट है बराबर है, और सेंटर से लाइन पास हो रहा है, तो बच्चों ये तो डायमीटर हो गया, तो ये एंगल 90 हो जाएगा बराबर। क्यों? क्योंकि ये वाले आर्क के सामने जिसका नाम है सी एक्स डी बराबर। सी एक्स डी कौन है? सेमी सर्कल है। तो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई इट इज़ 90 डिग्री, या दूसरा मेथड से लिखे तो सी डी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क सी एक्स डी। ये जो एंगल है बच्चों सी डी बी जो है ना, इस आर्क का आधा है। अच्छा, वो आर्क का मेजर कितना होता है? वो आर्क का मेजर होता है कितना? कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। वो जो आर्क है वो कौन है? वो सेमी सर्कल है, तो उसका मेजर कितना है? 180 डिग्री। इसीलिए हम कहते हैं ये एंगल कितना है? 90 है। ठीक है, तो अब ये वाले फिगर में ये जो यहाँ डायग्राम है, इसमें आप बताओगे कि एंगल ए बी डी मतलब कौन से, किसका हाफ है, और एंगल ए बी ई ये किसका हाफ है? ठीक है, सो इन दिस फिगर, अच्छा, नाउ यू हैव टू कमेंट एंड टेल। सो हुएवर इज वॉचिंग द वीडियो, गाइज, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो में वो कंसेप्ट को यूज़ करके आप मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, और कमेंट करके मुझे आंसर बताना। ठीक है, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड विल सी कि हु गेट्स इट राइट। तो आगे समझ में टेंजेंट सीकेंट थ्योरम बराबर। मुझे कब मालूम पड़ेगा ये चीज़? मुझे तब मालूम पड़ेगा जब आप कमेंट करके मुझे इसका राइट आंसर दोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स बराबर। तो इनमें क्या रिलेशन बच्चों? यहाँ पर एक एंगल देखो ये, और यहाँ पर ये दूसरा एंगल है। ठीक है, अब इसका मैं नाम दे दूँ तो एंगल ए टी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये है बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट बराबर। ये पहचान लो आप लोग। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है? तो ये बच्चों ये देख लो, यहाँ पर मैंने ये सर्कल बना दिया, ये हमारा सेगमेंट है यानी सीकेंट वाला पार्ट है, और ये हमारा टेंजेंट है, ये बी सी है और ये ए है बराबर, और ये आर्क है
ADB, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, या जो हमने अभी प्रॉपर्टी किया था ना, सीकेंट और टेंजेंट के बीच में एंगल जो है, ये एंगल क्या होगा बच्चों उसके हिसाब से? तो ये एंगल ABC विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क ADC, बराबर। जो प्रीवियस प्रॉपर्टी किया उसके हिसाब से इसका आंसर ये होगा ABC का, ठीक है। अब ये वाला सर्कल ले लो, ये आपका A है, ये आपका T है, ये आपका B है और ये आपका आर्क है, ठीक है। अब जो हमने बराबर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम किया था, तो क्या ये ATB ये एंगल जो है इंस्क्राइब्ड है? किसके सामने इंस्क्राइब्ड है? ADB के सामने इंस्क्राइब्ड है। तो एंगल ATB क्या हो जाएगा? ATB हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर आर्क ADB, ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर आर्क ADB। तो ये दोनों ही एंगल क्या है बच्चों? ABC भी हाफ ऑफ मेजर आर्क ADC है, ADC नहीं बच्चों, ADB, आई एम सो सॉरी, दिस इज ADB ये वाले आर्क का आधा, और ये भी जो एंगल है ये भी ADB का ही आधा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ATB, बराबर। तो ये आपको दो प्रॉपर्टी अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कभी भी ऐसे टाइप के सम्स आए तो आप जान लो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके लिए आप रीज़न क्या दे सकते हो? एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। समझ में आया बच्चों? ओके, ऑलराइट बच्चों। तो एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट के प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि भाई बराबर ये इसके लिए मेजर एंगल ABX बराबर ये कौन से एंगल को इक्वल होगा? ये वाला एंगल कौन से एंगल को इक्वल है? और दूसरा मेजर एंगल CBY ये कौन से एंगल को इक्वल है, बराबर। तो यू हैव टू कमेंट एंड टेल मी कि ये जो एंगल है ये कौन से एंगल को इक्वल है और ये जो एंगल है वो कौन से एंगल को इक्वल है, बराबर है। तो आप ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ऑल राइट, वेरी गुड। ऑल राइट गाइज, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ थ्योरम ऑन इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स। ये थ्योरम ऑलरेडी आपने किया था, लेकिन वो थ्योरम जो था ना वो एंगल और आर्क को रिलेट करा था। तो सिमिलर थ्योरम्स हमने किया है which was relating the angles and the arc, but this will not relate the angles and the arc. Instead it will relate the segments, the part of these chords. Okay, तो कभी भी अगर दो कॉर्ड इंटरनली सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करता है, बराबर, तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक दूसरे को डिवाइड करता है। जैसे कि आप ये कह सकते हो भाई, कभी भी सर्कल में दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो आप ये कह सकते हो भाई कि AE इंटू EB विल बी इक्वल टू CE इंटू ED। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बराबर, इसे भूलना नहीं है हमें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डू नॉट फॉरगेट इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर मैंने AE का वैल्यू 3 दे दिया, बराबर, EB का वैल्यू 2 दे दिया, CE का वैल्यू 1 दे दिया, तो आप बताओ कि ED कितना होगा, बराबर। सो यू हैव टू कमेंट द आंसर, सॉल्व इट एंड ट्राई एंड कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइज, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑल राइट, नाउ वी हैव वन मोर थ्योरम। अगेन वहाँ पर ये जो एंगल और आर्क को रिलेट करता था, यहाँ पर अगेन ये सेगमेंट का रिलेशन हो गया यहाँ पर। तो थ्योरम ऑन एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, थ्योरम ऑन एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। गाइज वी हैव डन अ सिमिलर काइंड ऑफ थ्योरम इन एक्सरसाइज 3.4, but that theorem was relating the angle and the arc, the measure of the angle and the arc. But this theorem relates the segments, the part of the segments, how they are related. Okay, तो confuse मत होना, बराबर, there is no need to get confused about anything. So here we can say, अगर ऐसा external देख रहे हैं, दो कॉर्ड बाहर मिल रहे हैं, सर्कल के अगर बाहर मिल रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो उनका डिवीजन ऐसा होता है कुछ AE इंटू EB। ये AE इंटू EB ये वाला पार्ट, ये फुल पार्ट इंटू दिस पार्ट, समझ में आया? मस्ट बी इक्वल टू
सी ई यानी दिस फुल पार्ट इंटू डी ई समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने आपको वैल्यू ए ई का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ई बी का वैल्यू आपका 2 है, सी ई का वैल्यू आपका 3 है और डी ई का वैल्यू आपका 1 है, बराबर। तो आपको क्या फाइंड करना है? ए ई का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए ई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ई बी का वैल्यू हमारा 2 दे दिया है, सी ई का वैल्यू हमने 3 दे दिया है और डी ई का वैल्यू हमने 1 ले लिया है। सो लाइक दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई। सो काइंडली कमेंट एंड let me know what value you have found for AE. So now we have tangent secant segment theorem. Tangent secant segment theorem. बच्चों थोड़ा थोड़ा नाम में डिफरेंस है, so there is no need to get confused, बराबर। ऐसा लगेगा कि यार ऐसा थ्योरम हमने पहले ही पढ़ा था, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो tangent secant segment theorem, ये थ्योरम क्या कहता है? तो ये थ्योरम के हिसाब से जो टेंजेंट है, तो ई टी कौन है? हमारा ई टी टेंजेंट है, तो इसका स्क्वायर, ई टी कौन है? टेंजेंट है। तो टेंजेंट का स्क्वायर जो होगा वो होगा क्या? ये फुल पार्ट ई बी, ये जो सेकेंड है ना, वो सेकेंड का पूरा पार्ट, यानी क्या होगा? ई बी इनटू ये जो अंदर का कॉर्ड पार्ट है वो नहीं, बाहर का पार्ट कौन है? ई ए। So this is according to tangent secant segment theorem. The square of tangent equals to EB into EA. EB into EA. बराबर बच्चों? तो अब आपको हमने EB का वैल्यू 12 दे दिया, EA का वैल्यू हमने इसका चलो 144 दे दिया, इसका EB का, और EA का वैल्यू हमने 1 दे दिया। तो पता करोगे कि ET का वैल्यू कितना होगा। सो अगर पता चल जाए आपको तो हमें ET का वैल्यू कमेंट करके ज़रूर बताना। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसमें क्या दिया है? सबसे पहले डायग्राम देख के आप ये याद करो कि ये कौन सा थ्योरम पे बेस्ड है। तो दिस सम में एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, तो कहीं ना कहीं ये टेंजेंट सीकेंट बराबर टेंजेंट सेगमेंट सीकेंट थ्योरम जो था ये उसके ऊपर बेस्ड है। टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ओके। और इसमें पी क्यू का वैल्यू दिया है और पूरा जो ये वाला छोटा पार्ट है पी आर उसका वैल्यू दिया है। हमें पी एस फाइंड करना है और हमें आर एस फाइंड करना है। पी एस पूरा और आर एस, ये दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोल्यूशन पार्ट में। सो नाउ इन द सोल्यूशन पार्ट वी कैन से दैट पी क्यू इज tangent and PS is secant, ये गिवन है, बराबर। देयरफॉर PQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू PS इंटू PR, बराबर बच्चों। इसका रीज़न क्या होगा? टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से। देयरफॉर जो पी क्यू है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी एस पता नहीं, फाइंड करना है, और पी आर जो है वो 8 है। तो यहाँ पर 144/8 इज इक्वल टू पी एस, बराबर। ए इसका स्क्वायर 144 हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? पी एस। तो पी एस कितना हो गया? ये 8 1 जा एंड 8 18, तो 18 यूनिट। तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड कर लिया बच्चों? पी एस को फाइंड कर लिया, ठीक है। दिस इज योर पी एस। नाउ अब क्या फाइंड करना है? तो हमें आर एस फाइंड करना है,
ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम। एंड द सेकेंड पार्ट, नाउ पूरा जो पी एस है वो क्या हो जाएगा, पी आर प्लस आर एस। रीज़न है पी डैश आर डैश एस, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, तो वो हिसाब से जो पूरा हमारा पी एस है वो हो जाएगा पी आर प्लस आर एस। पी एस इज 18 इज इक्वल टू पी आर इज 8 प्लस आर एस। तो आर एस कितना हो गया, 8 माइनस 8 दैट इज़ 10। तो आर एस हमारा हो गया 10 यूनिट। आर एस कितना हो गया बच्चों, 10 यूनिट। तो इस तरह से ये दोनों दो मैंने बॉक्स में मार्क कर दिए, ये दोनों हमारे आंसर्स हैं जिसे हमें फाइंड करना था। ओके बच्चों, सो नाउ 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में तो देखते ही समझ में आ गया होगा, ये कहीं ना कहीं इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स पर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर केस 1 और केस 2। तो केस 1 में हमें आर डी का वैल्यू, डी एस का वैल्यू, एम डी का वैल्यू दिया है और डी एन को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बराबर फर्स्ट पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि एम डी इंटू डी एन विल बी इक्वल टू आर डी इंटू डी एस। बराबर बच्चों, इसका रीज़न क्या होगा, थ्योरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। theorem on internal division of chords. So now let us substitute the values. तो MD का जो वैल्यू है वो 8 है, इंटू DN हमें फाइंड करना है। RD का वैल्यू 15 है और DS का वैल्यू 4 है। यहाँ से DN क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 अपॉन 8। तो DN कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7.5। ये आपको यहाँ पर कट करोगे, सब सॉल्व करोगे तो 7.5 यूनिट आ जाएगा। बराबर, तो DN कितना हो गया, 7.5 यूनिट। ओके, ऑल राइट। इन द नेक्स्ट पार्ट आर एस, ये पूरा आर एस दिया है 18, उसके बाद डी एन का पार्ट दिया है, डी एस फाइंड करना है और एम डी का पार्ट दिया है। तो आर डी कितना होगा, आर डी को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा आर एस है वो क्या बनेगा, आर डी प्लस डी एस। बराबर, आर डी प्लस डी एस। तो ये आर एस कितना है, 18 इज इक्वल टू, बराबर आर डी कितना है, अगर हमने आर डी को x ले लिया तो प्लस डी एस तो फाइंड करना है। ये आर डी, ये वाला पार्ट, सेकेंड केस में ये वाले पार्ट को हमने अगर x ले लिया तो यहाँ से डी एस क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी एस हो जाएगा 18 माइनस एक्स। बराबर, तो यहाँ से ये रीज़न क्या है, आर डैश डी डैश एस, आर डैश डी डैश एस। तो यहाँ से डी एस क्या हो गया, 18 माइनस एक्स। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में अब करो अगेन, तो हमें फाइंड करना है डी एस। तो आर डी इंटू डी एस विल बी इक्वल टू एम डी इंटू डी एन। बराबर, थ्योरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, वो थ्योरम यहाँ पर आ जाएगा। अब आर डी का वैल्यू सेकेंड वाले में कितना है, आर डी का वैल्यू कितना, x ले लिया, तो ये x इंटू डी एस का वैल्यू फाइंड करना है इज इक्वल टू, ठीक है, नहीं डी एस का वैल्यू बच्चों यहाँ से है ना 18 माइनस एक्स, तो इसको कैंसिल करके x इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू, एम डी का वैल्यू 9 है सेकेंड केस में और डी एन का वैल्यू 8 है। ठीक है, तो ये x 18x, x इंटू 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और 9 8 जा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 72। ठीक है, ओके। सो अब ये इक्वेशन को हम थोड़ा इधर लेके जाके सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारा 18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 72। बराबर, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। अब
क्या करो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, तो सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर हम लोग लेके आके थोड़ा सॉल्व करते हैं, बराबर। तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर को उधर लेके गया तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो गया, 18x को उधर ले गया तो -18x हो गया, और 72 तो उधर ही था, तो ये +72 इक्वल्स टू 0। इसको हमने रीअरेंज कर लिया। क्या कर दिया, इसको हमने रीअरेंज। तो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल्स टू 0, बराबर है। तो यहाँ पर दोनों कॉमन ले लो, तो x कॉमन गया तो यहाँ x माइनस 12 बचा, यहाँ पर -6 कॉमन गया तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 या x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो x 12 है और x क्या है, 6 है, या तो x 12 है या x क्या है, 6 है। करेक्ट है बच्चों। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ds। तो ds क्या है, 18 माइनस x। तो जब x 12 होगा, बराबर, व्हेन x इक्वल्स टू 12, तो ds कितना हो जाएगा, 18 माइनस 12 दैट इज 6 हो जाएगा। और व्हेन x इक्वल्स टू 6, तो ds कितना हो जाएगा, 18 माइनस 6 12 हो जाएगा। तो ds के भी दो वैल्यू हो सकते हैं, या तो 6 हो सकता है या तो 12 हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या क्लियरली कि मैंने आपको इस फिगर में AB का वैल्यू दिया है और AC का वैल्यू दिया है, हमें AD फाइंड करना है। ठीक है बच्चों। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में AB इज टेंजेंट एंड AD इज सीकेंट, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों। 2 देयरफॉर AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC इंटू AD, और इसका रीज़न क्या आ जाएगा, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या आ जाएगा, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। देयरफॉर AB का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का वैल्यू 8 है इंटू AD हमें फाइंड करना है। तो ये 12 इंटू 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू AD। ये 12 के स्क्वायर को 12 इंटू 12 लिख दिया और 8 को नीचे ले लिया। ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि AD कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइड करोगे तो 18 यूनिट आएगा। तो AD मिल गया, यानी फर्स्ट पार्ट आपने फाइंड कर लिया, AD को फाइंड कर लिया, कितना आया, 18 यूनिट। अब क्या फाइंड करना है, DC यानी ये वाला पार्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि AD जो है ना वो बना होगा AC प्लस DC से। ये पूरा AD किससे बना है, AC प्लस DC। रीज़न हो जाएगा A-C-D, जो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं। AD का वैल्यू तो 18 है, AC का वैल्यू पता है हमें 8 है, और प्लस DC, ये उधर गया तो DC कितना हो गया, DC ये सम का कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। तो ये आ गया 10 यूनिट। तो इस तरह से हमने DC भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें DE फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, DE। ओके, O सेंटर है और OE परपेंडिकुलर है, बराबर। तो फोर्थ स्टेटमेंट में यहाँ पर मैं कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पर फोर्थ वाला। तो इसमें OE इज रेडियस, नो आई एम सो सॉरी, OE इज नॉट रेडियस, OE इज परपेंडिकुलर टू DC। OE जो है वो कॉर्ड DC को क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, DE जो होगा वो पूरे DC का आधा होगा। इट विल बी, DE विल बी हाफ ऑफ DC। और इसका रीज़न क्या आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है। एंड देयरफॉर आपका जो DE है वो हाफ ऑफ DC, यानी कि
8 का आधा, DC क्या 8 है, नहीं सॉरी 10 है, तो 10 का आधा, एंड DE कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, सो सम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब ये जो 3.5 का है क्वेश्चन नंबर 4, किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, तो ये दो कॉर्ड है जो एक्सटर्नली मिल रहा है, बराबर है। तो थ्योरम ऑन एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, थ्योरम ऑन एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा क्या क्या गिवन है पहले उसको देख लेते। तो PQ जो है वो पार्ट गिवन है 6, ये वाला पार्ट 6 है। ठीक है, QR ये वाला पार्ट कितना है, QR हमारे पास 10 है। PS हमारे पास 8 है, और हमें TS फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये कह सकते हैं कि कॉर्ड TS एंड कॉर्ड RQ, तो TS कॉर्ड और कॉर्ड RQ इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पॉइंट P, ये सब क्या हमें गिवन है। तो दे intersect externally at point P, this is given to us, therefore we can say that PS into PT will be equal to PQ into PR, बराबर, by theorem on external division of chord। थ्योरम ऑन एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ से PS का वैल्यू 8 है, PT का वैल्यू हाउ मच इज PT वी नीड टू फाइंड, बराबर। PQ का वैल्यू 6 है, और PR क्या बच्चों, PR इज 10 + 6 दैट इज 16। ठीक है, तो यहाँ से PT कितना हो जाएगा, 6 × 16 अपॉन 8, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, तो PT कितना हो गया, PT 12 हो गया। तो ये पूरा PT कितना हो गया बच्चों, 12। नाउ नेक्स्ट फाइंड क्या करना है हमें TS फाइंड करना है, ये TS वाला। तो PT क्या होता है, PS + TS, ये पूरा जो PT है क्या होगा, PS + TS, रीज़न है P-S-T। तो PT का वैल्यू जो है वो फाइंड किया हमने 12 है, ये 12 आ गया। PS का जो वैल्यू है वो 8 है, और प्लस TS, तो यहाँ से TS कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो हमें एक ही चीज़ फाइंड करना है, TS, और TS को फाइंड करने के लिए हमने थोड़ा सम को घुमाया। पहले हमने PT फाइंड किया, जो PT मिल गया तो हमें क्या मिल गया, TS मिल गया। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो इफ़ यू लाइक दिस सम, let us know by commenting. Alright guys, so exercise 3.5 final question. It's question number 5. Okay, and you need to prove something. Your H is your center, so this is your part of radius and this is part of radius. तो somewhere EF जो हो जाएगा वो 2R बन जाएगा। EF जो है पूरा वो R + R 2R बन जाएगा। Okay, we need to prove DE into GE, DE into GE is equal to 4R², ऐसा कुछ प्रूफ करना है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो DF है, DF is tangent and DE is secant. This is given to us. Therefore we can say that DF² will be nothing but DG into DE, and this we are saying by tangent secant segment
थ्योरम, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम से हमने ये बात कह दिया, और इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ये पार्ट काम आएगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, सी गाइज, दिस इज diameter and this is tangent, so we can say EF is बराबर, therefore HF is radius and DF is tangent given, therefore angle F will be 90 degree, radius is perpendicular to tangent, radius is always perpendicular to tangent, that's why this is 90 degree. Therefore in triangle EFD we can say DE square is equal to DF square plus EF square by Pythagoras theorem, करेक्ट है, ये बात कह सकते हैं बच्चों हम लोग। अब क्या करना है, अब ये DE तो मुझे चाहिए यहाँ पर, तो ये DE स्क्वायर मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। DF जो है, जो DF है वो है DG इंटू DE, देखो ये जो DF स्क्वायर है, ये DF स्क्वायर कैन बी रिटन एज DG इंटू DE, दिस इज फ्रॉम 1, और प्लस EF जो है, EF क्या है बच्चों, EF है 2R, देखो EF 2R है, तो EF स्क्वायर क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर, तो 2R स्क्वायर इज 4R स्क्वायर, बराबर। यहाँ पर रीज़न आएगा EF जो है वो 2R है इस वजह से, और DF स्क्वायर जो है वो DG इंटू DE है, इस वजह से हमने ये चेंजेस किए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो DE स्क्वायर माइनस DG इंटू DE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, ये वाले पार्ट में से क्या कॉमन आएगा, तो DE कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, DE स्क्वायर की जगह DE बचेगा, माइनस क्या बचेगा, DG बचेगा, इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये DE का DE रह गया आपका, इनटू ये जो DE है, देखो ये पूरा DE माइनस DG इज GE, DE माइनस GD इज GE, तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या बन गया, GE बन गया, इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। और आपको यही प्रूफ करना है, DE इंटू जी इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। सो दिस इज आवर प्रूफ, DE इंटू जी इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। यहाँ पर आप बता सकते हो कि भाई DE माइनस DG इज इक्वल टू GE, बराबर। ये पूरे D में से अगर हमने GD निकाल दिया तो क्या होगा, GE बचेगा। तो इस तरह से बच्चों हमने ये चीज़ को प्रूफ कर दिया। ऑलराइट।